वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम देखेंगे पोयम द ट्रीज रिटन बाय एमिली डिकिंसन। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे आज हम इस वीडियो में। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से अच्छे वीडियोस देखने के लिए। देखिए, एमिली डिकिंसन क्या है? एक अमेरिकन पोइटेस है, कवित्री है, अमेरिकन पोइटेस है। और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स जो है अपनी लाइफ टाइम में लिखी थी, लेकिन उनकी काफ़ी सारी पोएम्स उनके मरने के बाद जो है वो पब्लिश हुई थी। और हम इनकी पोएम्स में क्या देखेंगे? कैरेक्टर्स अगर इनकी पोएम के हम देखें तो बहुत सारे यूजेस देखते हैं हम, किसका? डैशेस का यूज़, जो कि इस पोएम में भी आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इमेजनरी एंड लिरिक स्टाइल, मतलब गीत की तरह होता है, एक म्यूजिक की तरह, एंड इमेजनरी, बहुत सारा पिक्चराइजेशन होता है इनके पोएम्स में, कल्पनाओं का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, यहाँ से पोयम तक का टेक्स्ट स्टार्ट होता है, लाइन टू लाइन देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे पोयम में कि एक पिक्चर क्रिएट की गई है, नेचर का माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया गया है, मतलब बहुत बारीकी से मतलब बहुत उतारा गया है इस पोयम को, बहुत नेचर की पूरी प्रतिक्रियाओं को यहाँ पे। तो देखिए, द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड स्वंग। देखिए, द ट्रीज लाइक टैसल्स हिट एंड सॉन्ग, कि जो ट्रीज है, पेड़ है। अब यहाँ पे पेड़ की एक पिक्चर बताई गई है कि जैसे कि पेड़ को किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पे टैसल्स से। टैसल्स क्या होते हैं? जो आप देखेंगे कि धागे के फुंदे टाइप होते हैं, उसे हम टैसल्स बोलते हैं। जो कपड़े में या फिर पर्दे में हम देखेंगे कि पर्दे में या फिर हमारे जो दुपट्टे होते हैं उनमें क्या होते हैं? वो लटके हुए होते हैं, हिलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ट्रीज को किसकी तरह बताया? टैसल्स, उन फुंदों की तरह। हिट एंड सॉन्ग, जो कि क्या करते हैं? झूलते रहते हैं। देयर सीम टू राइज अ ट्यून, तो इस तरीके से ट्रीज की जो पत्तियां हैं, ब्रांचेस, वो भी क्या कर रही है? इन टैसल्स की तरह झूल रही है। देयर सीम टू राइज अ ट्यून, और उस पेड़ में से क्या हो रहा है? धुन उत्पन्न हो रहा है, एक ट्यून, एक म्यूजिक उत्पन्न हो रहा है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स अकम्पेइंग द सन, उस पेड़ में बहुत सारे किसकी आवाज आ रही है? मिनिएचर क्रिएचर्स, जैसे कि ग्रासोफर्स है, या बर्ड्स हैं, छोटे छोटे से पक्षी हैं, या जीव जंतु है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। तो उनकी आवाज जो है उस पेड़ में से आ रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई गीत जो है वो बज रहा हो। अकम्पनिंग द सन, और क्या है? बिल्कुल धूप, मतलब सूरज है, बिल्कुल गर्मी का मौसम है, धूप है, सूरज की रोशनी में ये सब चीज़ देखने को हमें मिल रही है। Far saltaries of summer innumbing the ear, far saltaries of summer। अब देखिए, जो धुन बज रही है, म्यूजिक बज रहा है, यहाँ पे जो पेड़ों की पत्तियों की हिलने की आवाज़ है, या फिर छोटी छोटी जो जीव है उनकी जो आवाज़ है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? साल्ट्रीज ऑफ समर, मतलब गर्मियों के दिन में जो साल्ट्रीज क्या होता है? देखिए, साल्ट्रीज एक सारंगी टाइप का होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसपे म्यूजिक बजाया जाता है, या फिर बोलते हैं रिलीजियस गीत जो होते हैं, रिलीजियस म्यूजिक प्ले किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो धुन है, जो म्यूजिक है, जो कि नेचर में बज रहा है या फिर बजता हुआ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहे हैं जैसे गर्मी के दिनों में वो धार्मिक गीत जो है वो बज रहे हो, वो म्यूजिक बज रहा है जो साल्ट्रीज पे, सारंगी पे बजाया जाता है। इनॉर्मिंग द ईयर, और ये गीत क्या करता है? हमारे कानों को सूद करता है, मतलब हमारे कानों को बहुत सेटिस्फाई करता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, खुशी प्रदान करता है, इसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दे नेवर yet did satisfy remotest atmosphere, और ये जो म्यूजिक अभी नेचर में बजता हुआ हमें सुनाई दे रहा है, जब ये बहुत दूर से इन कीट पतंगों या फिर इन पेड़ पौधों की आवाज़ आती है, या फिर बर्ड्स की आवाज़ आती है, तो दे नेवर yet did satisfy, ये आवाज़ जो होती है वो एक इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि इतना एन्जॉयमेंट या फिर इतना खुशी प्रदान करती है कि इंसान ऐसा चाहता है कि आगे और बजता रहे, बंद नहीं हो, ये और बजता रहे आगे। तो इस तरीके से वो कभी जो है सुनने वाला कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता इस म्यूजिक से, उसे ऐसा लगता है कि और बजता जाए, और बजता जाए। ठीक है, तो इस म्यूजिक की इंपॉर्टेंस बताइए, कितना अच्छा ये म्यूजिक जो है वो लग रहा है, जो पेड़ों से कीट पतंगों की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, या फिर पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनकी आवाज़ आ रही है। द सन शोन होल एट इंटरवल्स। अब इस पैराग्राफ में यहाँ से देखिए, जो क्लाउड्स है
उसको क्या बताया है, एस्टेट बताया है, मतलब साम्राज्य बताया है एक, ठीक है। और इस साम्राज्य का किंग किसको बताया है, सन को, सूरज को, ठीक है। एक पिक्चर हमारे सामने क्रिएट की गई है कि जैसे क्लाउड तो क्या है, वो है, मतलब मतलब साम्राज्य है, और सन क्या है, इसका किंग है। जिस तरीके से एक राजा होता है अपनी प्रजा के सामने, वो कभी कभी आता है अपने ओपिनियंस देने या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपनी इच्छा से, उसी तरह यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे द सन शोन होल एट इंटरवल्स, कि सूरज जो है वो कभी कभी ही, कुछ कुछ गैप में ही क्या होता है, वो पूरा दिखाई देता है। देन हाफ, देन अटर हिड, फिर क्या होता है, आधा छुप जाता है, फिर आधा दिखाई देता है, फिर आधा छुप जाता है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है, एज इफ हिमसेल्फ वो ऑप्शनल। और ये जब सूरज इस तरीके की पिक्चर दिखती है सूरज की, इस तरीके की मूवमेंट्स दिखते हैं सूरज के, तो ऐसा लगता है हिमसेल्फ आया है यहाँ पे किसके लिए, सूरज के लिए, सन के लिए, पर ऑप्शनल, जैसे कि उसकी खुद की इच्छा हो, ठीक है, जैसे कि उसकी खुद की इच्छा हो। एंड हैड एस्टेट्स ऑफ क्लाउड, जैसे, और ये जो बादल है ये पूरा उसका साम्राज्य हो, और वो अपनी इच्छा से क्या करता हो, एज अ राजा के रूप में वो सामने आता हो, ठीक है। इसलिए वो कभी छुपता है बादलों के पीछे, कभी आ जाता है सामने, फिर कभी आधा छुप जाता है, फिर कभी आधा आ जाता है, जैसे कोई उसकी इच्छा हो। सफिशियंट टू एनफोल्ड हिम इटर्नली फ्रॉम द व्यू, और ये बादल जो है वो बिल्कुल क्या कर लेते हैं, उसे छुपा लेते हैं इटर्नली फ्रॉम द व्यू, मतलब बाहरी तौर पे वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, और उसे, सूरज को अपने पीछे छुपा लेते हैं। एक्सेप्ट इट वर अ विम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, ऐसा लगता है कि वो कभी कभी गैप में आता है, पूरा दिखाई देता है, जैसे कि उसकी खुद की इच्छा हो, टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, कि अपनी मर्जी से जो ऑर्चार्ड्स हैं, बगीचे हैं, उसमें जो लगे पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं या फल फूल हैं, उनको क्या करने के लिए, उगाने के लिए, उनको पकाने के लिए वो क्या करता हो, आता हो। जिस तरीके से राजा होता है अपनी प्रजा की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कभी कभी ओपिनियंस देते हैं, ठीक है, उस तरीके से ऐसा लगता है जो सूरज है वो भी क्या कर रहा है, अपना ओपिनियंस कभी कभी देता है, पूरा अपने कामों को पूरा करने के लिए, जिस तरीके जैसे फूल फल वगैरह पकाने के लिए, बगीचे वगैरह उनको ग्रो करने के लिए वो कभी कभी आता हो। तो बहुत अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ किया गया है, पिक्चर बताई गई है, मेटाफर का यूज़ है, और हिमसेल्फ सूरज को एक इंसान की तरह बताया है, इसलिए यहाँ पे सन का पर्सोनिफिकेशन भी हो रहा है, मानवीयकरण। देखिए आगे पैराग्राफ में जो एमरी डिकिंसन है उन्होंने हमारे सामने और कई नेचर्स के पिक्चर जो है वो पेश की है या बताई है हमें। अब देखिए उनका ध्यान सडनली किस पे जाता है, एक बर्ड पे जाता है जो कि सैट केयरलेस ऑन द फेंस। फेंस क्या होती है, गार्डन के चारों ओर एक दीवार सी बना दी जाती है, तो उस पे क्या है, उस फेंस पे, उस दीवार पर एक पक्षी है, वो आराम से बैठी हुई है, केयरलेस मतलब बिना किसी परवाह के, टेंशन के। वन गॉसिप्ड इन द लेन, और उसी लाइन में क्या है, एक दूसरी पक्षी है जो कि क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है दोनों आपस में क्या कर रही है, गॉसिप कर रही है, दोनों आपस में बातचीत कर रही है ऑन सिल्वर मैटर। तो इस तरीके से बर्ड को एज ए ह्यूमन बींग बताया है यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन बींग बातें कर सकते हैं, बर्ड्स तो कर नहीं सकती। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक जस्ट विंडिंग राउंड अ स्टोन। अब इसका अचानक से पोइटिस का ध्यान कहाँ जाता है कि एक स्नेक के ऊपर, एक सांप के ऊपर सिल्वर मैटर्स, वो किसी चांदी की धातु की तरह चमक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है स्नेक पर तो वो चमक रहा है एक सिल्वर की तरह। तो चार्म्ड स्नेक, वो भी क्या कर रहा है, सूरज की रोशनी में अपने आप को चार्म कर रहा है, अपने आप को खुश कर रहा है, हैप्पी कर रहा है, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट विंडिंग राउंड अ स्टोन, और वो क्या है, एक पत्थर पड़ा हुआ है बगल में, उस पर क्या है, पूरी तरह से कर्ल किया हुआ है उसने अपने आप को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया है कि नेचर में किस तरह से बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्लीजेंट कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी कर रहे हैं, चार्म कर रहे हैं, अपने आप को उसका आनंद उठा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलेक्स। अब उनका ध्यान जाता है फूलों पर। अब यहाँ पे फूलों की एक पिक्चर हमारे सामने बताई है कि ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलेक्स, की जो चमकीले फूल है, फूल चमकीले क्यों है, क्योंकि उन पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। स्लिट अ कैलेक्स, ठीक है, तो वो क्या है, कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है, देखिए आपने कभी एक बर्ड, एक कली देखी हो तो उसके नीचे एक ग्रीन कलर का कवर सा होता है, उसमें ही वो फूल उगता है या फिर वो कली होती है, तो उसे हम कैलेक्स बोलते हैं। उस ग्रीन कलर के कवर को पुंज होता है, पुष्प कुंज बोलते हैं इसे हिंदी में। तो उसमें
फूल है एंड सोड अपॉन अ स्टेम, कि आप देख सकते हो वो फूल जो है वो चमक रहा है, एंड सोड मतलब लहरा रहा है उस स्टेम पे, अपने तने पर। लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, अब उस चमकीले फूल की तुलना किससे की है? हिंडर्ड फ्लैग से, मतलब लहरा, उस फोल्डेड, हिंडर्ड मतलब फोल्डेड, जो फ्लैग है मतलब जो बिना खुला हुआ जो झंडा है, जिसको बहुत ऊंचा लगाया जाता है। आपने भी देखा होगा जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे हम फ्लैग जो है वो फोल्ड करके ऊपर बहुत लगाते हैं ऊंचाई पे, और फिर उसे जब होइस्ट किया जाता है तो वो लहराता है ऊपर हवा में। तो उस तरीके से वो फ्लावर क्या कर रहा है? अपने स्टेम पर लहरा रहा है। स्वीट हॉस्टेड मतलब बहुत स्वीटली क्या कर रहा है वो? हॉइस्ट, जिस तरीके से फ्लैग होता है वो भी लहरा रहा है। विद स्पीसीज इन द हैम, इन द हैम मीन्स होता है, हैम मतलब होता है कपड़े का किनारा है, कपड़े में। विद स्पीसीज यानी उसमें बहुत सारी क्या है? बहुत सारी उन फूलों से फ्रेगनेंस चारों तरफ फैल रही है, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू जो है उसमें चारों तरफ फैल रही है, जो अपने कैलेक्स में बैठा हुआ जो फूल है उससे। ओके, तो ये दूसरी बहुत अच्छी पिक्चर जो है वो बताई है हमें फ्लावर्स की। अब देखिए समर सीजन का यहाँ पे स्पेशली इसलिए वर्णन किया है इस पोएम में, क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज है कहीं, उसमें क्या है? मोस्टली ठंड रहती है, ठीक है, ठंड ज़्यादा रहती है, समर सीजन बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो लोग वहाँ पे समर सीजन को एंजॉय करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है समर सीजन एंजॉय करना, इसलिए उन्होंने अपनी पोएम में समर सीजन की पिक्चर्स हमें बताई है। देखिए टास्क, इट वॉज, इसे बोलते हैं इट वॉज, ठीक है। इट वॉज मोर आई कांट मेंशन, कि अब यहाँ पे लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ है इस पोएम का, जिसमें एमिली डिकिंसन बोलती है कि इट वॉज मोर। इट वॉज आया है यहाँ पे नेचर का जो डिस्क्रिप्शन किया है पूरी पोएम में एमिली डिकिंसन ने, उसके लिए आया है कि इट वॉज मोर, कि और डिस्क्रिप्शन, वर्णन जो मैंने किया है नेचर का, वो आगे और भी था, और आगे मैं वर्णन कर सकती थी। इट कैन नॉट मेंशन, लेकिन आई कैन नॉट मेंशन, लेकिन मैं ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकी। क्यों? हाउ मीन टू दोज दैट सी वेंडिक्स डेलिनेशन। वेंडिक, देखिए सबसे पहले हम वेंडिक के बारे में जान लेते हैं। वेंडिक कौन थे? सर एंथनी वेंडिक पूरा नेम है इनका। 17th सेंचुरी के इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट पेंटर हैं ये, ठीक है, जो अपनी पेंटिंग में समर के दिनों का जो नेचर के सीन है उनका क्या करते हैं? ये वर्णन करते हैं। अब बहुत अच्छी अच्छी नेचर की पिक्चर्स बनाते हैं। तो हाउ मीन, तो यहाँ पे लेखिक जो पोइटेस है एमिली डिकिंसन, वो बोलती है कि क्यों उन्होंने आगे डिस्क्रिप्शन नहीं किया नेचर का, और जबकि वो कर सकती थी। क्योंकि हाउ मीन, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत तुच्छ होगा मेरा वर्णन नेचर का डिस्क्रिप्शन, टू दोज, उन लोगों के लिए, दैट सी वेंडिक्स डेलिनेशन, जिन्होंने वेंडिक फेमस पेंटर का डेलिनेशन मतलब वर्णन देखा हुआ है ऑफ नेचर, किसका? प्रकृति का, ऑफ समर डे, गर्मियों के दिनों का। क्योंकि उनके आगे मेरा ये वर्णन जो है वो बिल्कुल फीका है, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट पेंटर थे और बहुत अच्छी तरीके से क्या करते थे? नेचर की पिक्चर का अपने पेंटिंग में वर्णन किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं या फिर उन्हें देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन कैसा है? बहुत तुच्छ होगा। अब देखिए ये आपकी पोएम का लाइन टू लाइन, अब देखिए पोएम जो है मैं कंप्लीट हो गई है, और अब इसमें से 2 थीम्स निकल के आती हैं पोएम में से। सबसे पहले है ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर मतलब यहाँ पे प्रकृति का इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया गया है, इतनी अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से समर सीजन में जो है ब्यूटी ऑफ नेचर बताया गया है। सिंगिंग ऑफ ट्रीज़ की, किस तरह से पेड़ झूलते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु की आवाज़ आती है, जो सूरज है वो हाइड एंड सीक का गेम खेलते हुए नज़र आता है, फ्लावर्स किस तरह से ब्लूम होते हैं, बर्ड्स स्नेक अपने आप को चार्म्ड करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स बताए हैं नेचर के। दूसरे में देखिए सन एज अ सोर्स ऑफ लाइफ, कि सूरज को यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइफ बताया है कि किस तरीके से सूरज में ही, सन की रोशनी में लाइफ जो है वो पॉसिबल है। फ्लावर्स है, इंसेक्ट है, गैनेट्स हैं, बीज है, स्नेक, बर्ड्स हैं, ये सब की लाइफ जो है वो सूरज पे ही डिपेंड है, ठीक है। सूरज की रोशनी में सूरज को एक मोनार्क की तरह बताया है, राजा की तरह बताया है, जो कि अपनी इच्छा से क्या करता है? अपने काम पूरे करता है, आता है और पीछे फिर छुप जाता है। तो इस तरीके से क्या है, ये 2 थीम्स जो है वो हमारी पूरी पोएम में से निकल के आती है। थैंक यू। Please like and subscribe our channel E English Learning.